ग्रामर कोर्स इन वन शॉट। सारा हिंदी ग्रामर एक ही शॉट में आज आपके सामने ऐसी क्लास जिसको हर एक प्रतिभागी को इंतजार रहता है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो सोचता है कि मुझे बहुत कम समय में सारा हिंदी ग्रामर समझना है और बेसिक से लेकर कंप्लीट सिलेबस तक समझना है। तो आज मैं यहाँ पर वो सारे टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ जहाँ पर आपको पूरी तरीके से आप लाभान्वित होंगे। ऐसा कंटेंट होएगा और उससे आप कई तरीके से आप पूरी हिंदी ग्रामर से परिचय प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हिंदी ग्रामर का कंप्लीट कोर्स इन वन शॉट। चलिए, तो हिंदी ग्रामर को सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से? वर्ण से। वर्ण क्या कहलाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण स्वीकार किए गए हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 11 है, 2 अयोगवा है, अंग अह, स्वर 11 है। कौन कौन से? 7 दीर्घ होंगे, 4 ऋश्व होंगे। ऋश्व कौन से? अ, ई, उ, री। और दीर्घ कौन से? आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ होंगे। तो इस प्रकार से स्वर वर्णमाला से संबंधित इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 25 क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। श, 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 ह। एक आप रफ नोटबुक लेकर बैठिए जिसमें अगर 8 से 10 पेज तक आपके पेज भरे जाते हैं तो आप मतलब हिंदी ग्रामर का जो निचोड़ है वो सारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए 4 ही संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब यहाँ पर भी आपसे पूछ सकते हैं छ में क्या मिला हुआ है? क और श, त्र में त और र, ज्ञ में ज और य मिला हुआ है और श्र में श और र मिला हुआ है, जो कि प्रीवियस कक्षा में बताया गया है। तो ये हो गया वर्णमाला का वर्ण। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला इस तरीके से वर्णों का व्यवस्थित समूह हो। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो ये हो गया वर्ण का परिचय सारा। और आपको विस्तार में देखना है तो क्लास में आप देख सकते हैं, वरना यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पुटअप होते हैं। आगे चलते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको आगे भी ये बेनिफिशियल होगा, या आप इसके नोट्स बना लीजिए। तो आगे चलते हैं अपन। वर्ण, और वर्ण के बाद में क्या आता है? देखिए आज की कक्षा में टॉपिक कवर होंगे वर्ण। वर्णों से मिलकर बनता है शब्द, शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य, और वाक्य में भी पदबंध, कारक, और शब्द के अंदर भी शब्द रचना की दृष्टि से देखें तो उपसर्ग, शब्द रचना की दृष्टि से देखें तो प्रत्यय और संधि, शब्द रचना की दृष्टि से देखें तो समास, शब्दों के भेद की दृष्टि से देखें तो तत्सम तद्भव, इसके भेद, ये तो भेद है, शब्द के भेद है। और उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ये शब्दों की रचना है, कैसे होती है। अंडरस्टूड? तत्सम तद्भव भेद में देखे जाए तो, भेद में देखा जाए तो विदेशी शब्द,
अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, अधिकांती और सारे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। यहाँ पर उत्तर प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य के अंदर पदबंध, कारक और फिर यही वाक्य आगे जाकर हो जाते हैं। चलो उसी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इस प्रकार ये पूरा हिंदी ग्रामर का चक्र चलता है, जिसमें ये तो शब्द रचना कैसे होती है, शब्दों की रचना उपसर्ग लगने से होती है, प्रत्यय लगने से होती है, संधि लगने से होती है, समास लगने से होती है, समास से होती है। और यहाँ पर शब्दों की भेद हो गई, तत्सम, तद्भव, उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, देशी, रचना के आधार पर हो गए। और यहाँ पर देखिए अर्थ के आधार पर हो गए, वाक्य हो जाएंगे, वाक्य के भेद भी अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर अलग अलग होंगे। पदबंध 5 प्रकार से संपन्न हो सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया के माध्यम से। वाक्य कारक हो गया और इसी के अंदर आ जाएगा फिर एक टॉपिक क्रिया, और क्रिया के अंदर भी आ जाएगा सकर्मक और अकर्मक। तो इस प्रकार से ये पूरा चक्र हिंदी व्याकरण का संपूर्ण चक्र है एक तरीके से। यहाँ पर हमारा सारे टॉपिक कवर्स हो जाएंगे, सारे के सारे। और इसी शब्द रचना के अंदर ही आपके लिंग आदि शब्द हो जाएंगे, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, शब्द संज्ञा के विकार कौन से हैं, संज्ञा के जो विकार है उसी में ही लिंग, वचन और कारक आ जाते हैं। ये संज्ञा के विकार है, संज्ञा के विकार। तो ये जो सारा कंटेंट है आज की इस कक्षा में, टॉपिक सारे कवर होंगे आज की इस कक्षा में, जो आपके आगे भी बेनिफिशियल होंगे, जो आपको आगे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप बैठते हो तो ये सारे इसी पूरी चक्र से चलता है, जिसमें सबसे छोटी इकाई वर्ण, शब्द, वाक्य, पदबंध, कारक। और शब्द में भी रचना के आधार पर बन सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास से नए शब्द बन सकते हैं। और रचना के आधार पर जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, समास के अंदर रूढ़ और यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ सारे शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। अब चलते हैं भेद की ओर। भेद में भी देखिए उत्पत्ति के आधार पर हो जाएंगे हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, सार्थक, निरर्थक। और यहाँ पर वाक्य के अंदर ही देखिए पदबंध के अंदर संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। क्रिया के भी सकर्मक और अकर्मक के आधार पर भेद हो जाएंगे। और यहाँ पर संज्ञा के विकार हो जाएंगे, लिंग, वचन, कारक। तो इस प्रकार से ये सारा टॉपिक यहाँ पर कवर किया जाएगा। अभी हमने वर्ण किया है, अब किसकी बारी है, कमेंट कीजिए किसकी बारी है, शब्द की। चलिए शब्द किसे कहते हैं, हाँ वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह जैसे क, म, ल, इसका सार्थक समूह कमल, ये शब्द कहलाया। अभी म, ल, क अलग अलग होते हैं, म, ल, क मलक जोड़ते तो क्या सार्थक शब्द बना, नहीं, सार्थक समूह होना चाहिए। अब देखिए शब्द के हमने भेद किए थे, अब हम चलते हैं उपसर्ग की ओर। उपसर्ग किसे कहते हैं, ऊ आगे दिख रहा है, इसी के अंदर चलेंगे हम। प्रत्यय, प्र मतलब प्रत्यय जो पीछे जुड़ते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश, अब ये पूरे शब्द नहीं होते, शब्दों के अंश होते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या तो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ को और बढ़ा देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आ प्लस हार, हार शब्द है, हार री धातु है, धातु कह सकते हैं, क्रिया कह सकते हैं। आ उपसर्ग लगा, शब्द बना आहार।
और अर्थ हो गया भोजन। वही देखो यहाँ पर ये हार शब्द है, इसके आगे प्रा उपसर्ग लगा, आगे जुड़ रहा है। उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे जुड़ता है, पहले जुड़ता है। तो प्रा उपसर्ग लगा, शब्द बना प्रहार, अर्थ हो गया मारना, है ना। और यहीं पर वी उपसर्ग लगा, हार शब्द के आगे, क्रिया के आगे, शब्द बना विहार, मतलब हो गया घूमना। मतलब एक ही शब्द के आगे अलग अलग उपसर्ग लग के अर्थ में परिवर्तन हो सकता है, अर्थ में और प्रकृष्टता आ सकती है। जैसे ज्ञान शब्द है, ज्ञान मीन्स नॉलेज, आगे भी उपसर्ग लगा तो विज्ञान शब्द बना और शब्द बन गया विशिष्ट ज्ञान विज्ञान। तो इसी प्रकार से जो उपसर्ग होते हैं वो अर्थ को या तो एकदम उल्टा कर देते हैं, या अर्थ में और प्रकृष्टता ले आते हैं, या अर्थ को और बढ़ा देते हैं। विहार उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम उपसर्ग लगकर हार शब्द बना, तो संहार का मतलब होता है किसी की मृत्यु करना, संहार करना, मारना। प्रहार का मतलब हो गया चोट करना, और संहार का मतलब हो गया मारना। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग लगने से किस प्रकार अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो ये हुई उपसर्ग की बात। वही यहाँ पर कंपैरेटिव अगर प्रत्यय की बात करें, नोट करते जाइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये एग्जाम्पल है। प्रत्यय की बात किया जाए तो प्रत्यय का मतलब होता है पीछे। वे शब्दांश, पा आ गया, ट्रिक से याद कर सकते हैं, पा मीन्स पीछे। वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन प्रत्यय और उपसर्ग और ऐसे टॉपिक है जिसमें करने बैठे तो पूरी की पूरी किताब बन सकती है इनके ऊपर, पूरा का पूरा एक क्लास, पूरी 8 घंटे की एक क्लास बन सकती है। यहाँ पर परिचय दे रही हूँ मैं सिर्फ। प्रत्यय वे शब्द है जो पीछे लगते हैं, आपसे सीधे रूप में परिभाषा भी पूछी जा सकती है, और प्रत्यय से बना हुआ शब्द है ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है। जैसे शब्द है प्रकृति प्लस इक, इक प्रत्यय मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इक प्रत्यय लगने पर पहले वाले शब्द को वृद्धि हो जाती है, यहाँ पर इस स्वर को वृद्धि होती है, शब्द बनता है प्राकृतिक, शब्द बनता है प्राकृतिक। उसी प्रकार दिन शब्द में इक प्रत्यय लगा, शब्द बना दैनिक। उसी प्रकार से विचार शब्द में इक प्रत्यय लगा, शब्द बना वैचारिक। उसी प्रकार से इक प्रत्यय लगकर स्वभाव में लगा स्वाभाविक। उसी प्रकार से इक प्रत्यय अगर धर्म में लगा, शब्द बना धार्मिक। तो धर्म में धा हो गया, पहले वाला जो स्वर है उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रत्यय संबंधी, प्रत्यय पीछे जुड़कर हिंदी के अंदर सामान्य रूप से प्रत्यय पीछे जुड़कर लिंग परिवर्तन का भी कारण करते हैं। जैसे ई, आइन, ये सारे प्रत्यय लगकर इनी, ये जैसे ठाकुर शब्द में आइन प्रत्यय लगा, ठाकुराइन, पीछे जुड़ा आइन प्रत्यय। तो इस प्रकार से लिंग आदि परिवर्तन का कार्य, वचन आदि परिवर्तन का कार्य भी प्रत्यय से ही संपन्न होते हैं। एक बहुत बड़ी क्लास मैंने पहले ले रखी है, आप उसमें देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे वहां पर दिए गए हैं। अब देखिए उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। अब चलते हैं हम शब्द रचना की ओर भी चल रहे हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए सब कुछ मिटाना पड़ेगा। शब्द रचना की ओर भी चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे आता है समास। दो या अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास का अगर शाब्दिक अर्थ देखें, समास का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो समसनम इति समास, मतलब समीप आना, किसी के पास आना। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो समास बनता है। और समास 5-6 प्रकार से संपन्न हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, हमने बताया था, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और
कर्मधारय समास और बहुव्रीहि। अब देखिए रटने वाली कुछ भी बात नहीं है। अब समास कह दिया मतलब शब्द नए शब्द बनाने की ये प्रोसेस है, नई प्रक्रिया है और यहाँ पर नए शब्द बनेंगे और वो नए शब्द 6 तरीके से हो सकते हैं कि किसी में तो बीच के विभक्ति कारक चिन्ह हट जाएंगे, तो किसी में पहला पद अव्यय होएगा, तो किसी में कॉन्फ्लिक्ट वाले शब्द होंगे, बीच में हाइफन साइन होएगा, तो किसी में पहला शब्द संख्यावाची होएगा, तो किसी में विशेषण विशेष्य भाव लिए हुए शब्द होंगे, तो किसी में कोई अन्य ही अर्थ निकल रहा होगा। अब कैसे ये शब्द संपन्न हुए? तत्पुरुष समास जैसे देखो, शब्द है रसोई के लिए घर, बीच का कारक चिन्ह हट गया, शब्द बना रसोई घर। इस प्रकार तत्पुरुष समास में क्या होता है, बीच की कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है और कारक अगर 8 माने गए हैं तो यहाँ तत्पुरुष के भी 7 भेद संपन्न होंगे। कर्ता से संबंधित यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं होगा, कर्म से संबंधित, जैसे कर्म का संबंधित हो गया, जैसे गांव को गया हुआ, ग्रामम गतः ग्रामगत, गांव को गया हुआ ग्रामगत, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर तत्पुरुष समास संपन्न होएगा। अब देखिए अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होएगा, पूर्व पद अव्यय। अव्यय का मतलब हो गया जैसे यथा संभव, है ना, यथा शब्द आ गया, जैसे और उपसर्ग हो गया आजीवन, जीवन पर्यंत, आ उपसर्ग जैसा अव्यय पद लग रहा है। यहाँ पर जहां पर शब्दों की रिपीटेशन होती है, जैसे रातों रात, हाथों हाथ। द्वंद्व समास के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है बीच में, जैसे हाइफन साइन होता है, सुख दुख, और इसको तोड़ने पर शब्द बनता है सुख और दुख, रात और दिन, रात दिन। और जहां पर आपको ये योजक चिन्ह दिख जाए आप वहां पर द्वंद्व समास का ये शब्द बना हुआ है, आप पहचान सकते हैं। द्विगु समास के अंदर क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, जैसे नव रत्न, 9 रत्नों का समूह, जैसे पंच तंत्र, 5 तंत्रों का समूह, पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है, जैसे सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है। यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के अंदर विशेषण विशेष्य भाव लिया होगा, 2 शब्द होगा, एक शब्द विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। संज्ञा शब्द के आगे एक विशेषण जुड़ा होगा, जैसे हरी मिर्च हो गया, सिंपल उदाहरण है हरी मिर्च, काली मिर्च। मिर्च यहाँ पर संज्ञा शब्द है और इसका विशेषण क्या है, हरी, तो इस प्रकार से हरी मिर्च शब्द है। उसी प्रकार से काला सांप हो गया और उसी प्रकार से शब्द बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे नीलकंठ हो गया, पीतांबर हो गया, ये सारे कर्मधारय समास का कंटेंट हो जाएगा। बहुव्रीहि समास के अंदर होता क्या है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, जो मैक्सिमम योग रूट शब्द होते हैं, मिले हुए शब्द हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है पेट जिसका, लेकिन रूट किसके लिए हो गया, किसके लिए, गणेश के लिए, तो लंबोदर शब्द अन्य अर्थ निकल रहा है गणेश के लिए। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, और अर्थ क्या निकल रहा है, रावण, तो 10 और आनंद, आनंद का मतलब मुख, 10 आगे। यहाँ पर ये कंटेंट मिक्स नहीं करना है कि आगे 10 संख्यावाची आ गया, मीन्स ये किसमें चला गया, द्विगु में। मेन हमें क्या देखना है, उस रचना को देखना होगा किसके संदर्भ में समास की बात कही गई है। अगर वहां पर दशानन शब्द स्पष्ट रूप से किसके लिए आ रहा है, रावण के लिए आ रहा है, तो वो बहुव्रीहि का ही उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमने कुछ कंटेंट देखा समास का। तो समास किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलाकर बनने वाला शब्द समास कहलाता है। समास के 6 भेद संपन्न हो सकते हैं। तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, तो वहीं अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। वही द्वंद्व समास के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, बीच में योजक चिन्ह होता है और योजक चिन्ह को हटाकर और जोड़कर समास का विग्रह किया जाता है। द्विगु समास के अंदर पूर्व पद संख्यावाची होता है और कर्मधारय समास में दोनों शब्द विशेषण विशेष्य उपमान उप में लिया होता है। जैसे चंद्रमुख, मुख की विशेषता क्या बता दी, चंद्रमा के समान, तो उपमान उप में भाव जहां पर लिया होगा वहां पर भी कर्मधारय समास होगा। और लास्ट में है अव्ययी भाव समास, जहां पर अन्य पद प्रदान होता है, कोई और अन्य अर्थ निकलता है और मैक्सिमम रूप से ये योग रूप शब्द होते हैं, जैसे कि नीलकंठ भी इसमें आ सकता है, नीला है कंठ जिसका। अब देखो त्रिनेत्र, त्रिनेत्र शब्द ऐसा है जिसको आगे 3 देखने पर हम द्विगु समास में डाल सकते हैं, क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है। लेकिन 3 नेत्रों का समूह ऐसा अगर विग्रह करते हैं समूह के रूप में, तो वो द्विगु का होगा।
द्विगु का कंटेंट होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं 3 है नेत्र जिसके, तो वो कौन होएगा? महादेव। भगवान शिव के लिए 3 है नेत्र जिसके, ऐसा एग्जाम्पल सेट होएगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि 6 वेद संपन्न हुए। आगे चलते हैं, समास के बाद में आते हैं संधि की ओर। क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सभी टॉपिक्स का परिचय ले रहे हैं। संधि कौन सी हो सकती है? संधि भी एक प्रोसेस है, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया है जिसमें आपस में ध्वनियां मिक्स हो जाती है। तो संधि भी 3 संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है समीपता, 2 या 2 से अधिक वर्णों की समीपता। दो या 2 से अधिक वर्णों की ध्वनि से मिलकर नया वर्ण या शब्द बनाने की प्रक्रिया दो से अधिक वर्णों की ध्वनि से मिलकर उत्पन्न परिवर्तन और इस परिवर्तन का ही नाम क्या है? उत्पन्न परिवर्तन, और परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जहां पर 2 या 2 वर्णों, 2 से अधिक वर्ण आपस में समीपता लिए हुए हो। समीपता कैसे? उच्चारण स्थान के आधार पर उनमें समीपता हो और बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर उनपे समीपता हो। तो उस समीपता के कारण जो परिवर्तन हो रहा है वो ही संधि का कार्य कहलाता है। तो संधि भी 3 तरीके से हो सकती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर क्या हो सकता है? एक तरफ स्वर और दूसरी तरफ भी स्वर, स्वरों का स्वरों के साथ मिलन होता है। जबकि व्यंजन के अंदर क्या होगा? एक तरफ व्यंजन हो सकता है, एक तरफ स्वर हो सकता है, और एक तरफ स्वर हो सकता है, एक तरफ व्यंजन हो सकता है, और दोनों तरफ भी व्यंजन हो सकते हैं। इस तरीके का प्रश्न मैंने एक बार सीटेट के अंदर देखा था कि व्यंजन संधि की स्थिति है। व्यंजन और स्वर मिलकर भी व्यंजन संधि हो सकती है, स्वर व्यंजन मिलकर भी व्यंजन संधि हो सकती है, और व्यंजन व्यंजन मिलकर भी व्यंजन संधि हो सकती है। विसर्ग संधि के अंदर 2 परिस्थितियां हो सकती है, इधर विसर्ग हो सकता है और इधर स्वर हो सकता है, इधर विसर्ग हो सकता है और इधर व्यंजन हो सकता है। तो ये दोनों स्थितियों में विसर्ग जो है उसका पूर्व वाली स्थिति पर स्थिति होगी। तो इस प्रकार से संधि 3 तरीके से संपन्न हो सकती है। मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम, स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। उसका मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। उसके अंदर मैंने पूरा ट्रिक के माध्यम से बताया है कि स्वरों का स्वरों से मेल होता है और एक एक स्वर का स्वरों से मेल करवाकर हमने संधि के 5 भेद संपन्न किए थे। पहला है दीर्घ संधि, जिसमें अ या आ, ई या ई, उ या उ या उ, री कुछ भी हो, उन स्थिति में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री आदेश होता है दीर्घ संधि के अनुसार दीर्घ। दूसरा भेद था यहाँ पर गुण संधि का, आ या आ के सामने ई आ जाए तो ए हो जाता है, आ या आ के सामने उ या उ आ जाता है तो ओ हो जाता है, आ या आ के सामने री आ जाता है तो अर बन जाता है, अर बन जाता है। और बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखे थे, जैसे सद प्लस उपयोग, सदुपयोग, जैसे हमने देखा था उदाहरण स प्लस उदाहरण सो उदाहरण, अ और उ मिलके ओ बन गया था, अ और ई मिलके रमा प्लस ईस रमीस बन गया था, ए बन गया था। और उदाहरण देखा था सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि शब्द बना था, अ और री मिलके अर बन गया था। फिर हमने उदाहरण देखे थे अ या आ के सामने ए आई ओ औ कुछ भी हो, ए आई हो तो आई होएगा वृद्धि, ओ औ हो आ इधर, इधर सिर्फ स्थिति अ की होगी। इन 3 संधियों में कौन कौन सी? गुण और वृद्धि में दोनों में स्थिति अ या आ की इधर रहेगी, और इधर अ ए या आई है तो आई हो जाएगा, ओ या ओ है तो औ हो जाएगा। हमने शब्द देखे थे जैसे 1 प्लस 1 एक, मत प्लस एक मतेक्य, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, इस तरीके से रूप संपन्न हुए थे। फिर इधर हमने यण संधि को लिया था, ई को य, उ को व, री को र हो जाता है, पर कोई भी असमान स्वर रहने पर संधि के उदाहरण देखे थे, जैसे इति प्लस आदि इत्यादि शब्द बना था, जैसे सु प्लस आगत बनकर स्वागत शब्द बना था, ई को य, उ को वो, री को र बना था। इस प्रकार से यहाँ पर यण संधि संपन्न हुई थी। फिर हमने अयादि संधि को देखा था। अयादि के
आया वह, ए को ऐ को आय, ओ को अव, औ को आ हो जाता है किस संधि में? अयादी संधि के अंदर। और हमने उदाहरण देखे थे, जैसे पो प्लस अन पवन शब्द बना है, नए प्लस अक नायक शब्द बना है। तो इस प्रकार से ये संधि का कंटेंट था। व्यंजन संधि का एक विस्तार से टॉपिक लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये संधि का काम संपन्न हुआ, जहां पर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए परिस्थिति बनती है, वाक्य किसे कहते हैं? वर्णों का समूह, शब्द, शब्दों का समूह वाक्य, और वाक्य की परिभाषा हो जाएगी सार्थक शब्दों का सार्थक समूह। वाक्य कहलाता है। परिभाषाओं को समझिए, रटिए नहीं। समझी हुई होगी तो आप ऐसे ही आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ भाई, वर्णों का समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। शब्द भी कैसे होने चाहिए? सार्थक, और समूह जो बन रहा है वो भी कोई निश्चित अर्थ निकाल रहा हो। जैसे जाता राम है, तो शब्दों का समूह तो है लेकिन अर्थ पता नहीं चल रहा है। राम जाता है, सिंपल रूप से हम कहते हैं कर्ता, कर्म, क्रिया। इस तरीके से विद्यालय जाता राम है, अलग अलग नहीं, सार्थक होना चाहिए, निश्चित अर्थ निकलना होना चाहिए। राम विद्यालय जाता है, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, इस तरीके का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होना जरूरी है। अब देखिए, हाँ, और वाक्य भी फिर किस तरीके से हो सकते हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के संपन्न हो सकते हैं। अर्थ में साउंड हो रहा है आर, रचना, 3 शब्द है, 3 भेद संपन्न हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? संयुक्त, सरल, संयुक्त और मिश्र। पूरी एक इसके ऊपर कहा गया है जिसमें एक ही कर्ता, एक ही क्रिया हो, सरल, जिसमें 2 क्रियाएं हो रहे हो, 2 वाक्य हो, उनको जोड़ने के लिए और लगा दिया है तो संयुक्त। मिश्र, जिसमें दूसरा वाक्य पहले वाले उपवाक्य पर, मुख्य वाक्य पर दूसरा उपवाक्य डिपेंडेंट हो, तो वहां मिश्र होता है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के संपन्न हो सकते हैं, जैसे विधानवाचक, असर्टिव सेंटेंस जैसे कहते हैं। विधानवाचक मतलब सिंपल सेंटेंस, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, राम विद्यालय जाता है, सिंपल जो सेंटेंस है विधानवाचक हो गया। निषेधवाचक, जिसमें नेगेटिव वर्ड्स आ जाए, जैसे मोहन खाना नहीं खाता है, क्या वह नहीं जा रहा है ना। प्रश्नवाचक, क्या आज तुम विद्यालय गए, प्रश्न पूछ लिया गया हो, जिसमें प्रश्न मार्क चिन्ह हो, है ना वो। और जिसमें विस्मयादि बोधक, विस्मयादि जिसमें हो, तो वो जहां पर विस्मय, ओ क्या आज कल भारत का कितना शानदार मैच था, वाह भारत जीत गई। इस प्रकार से जैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आ, ओ, अरे, शोक, विषाद आदि के जो भाव प्रकट हो रहे हैं, वो विस्मयादि के हो गए सेंटेंस। और इसी के अंदर हो जाएगा आज्ञावाचक, जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आप सभी खड़े हो जाओ, आप सभी बैठ जाओ, आज्ञावाचक हो गया। और इच्छावाचक हो गया, इसमें एक एग्जाम्पल, जैसे इच्छा में हम जिसमें किसी में ब्लेसिंग्स दे रहे हो, जैसे आपकी यात्रा मंगलमयी हो, आप विजयी हो, इस प्रकार से इच्छावाचक हो। और इस प्रकार से ये 8 भेद संपन्न होते हैं, लगभग ऐसे ही। तो ये अर्थ के आधार पर 8 भेद, और रचना के, और इसी के अंदर प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, विधानवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक भी इसी में ही आता है। संकेतवाचक में भी, जैसे अगर तुम पढ़ाई करते तो तुम पास हो जाते, जैसी करनी वैसी करनी, है ना। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हो, संकेत दे रहा हो, दूसरा वाक्य एक दूसरे को संकेत दे रहे हो। तो इस प्रकार से संकेतवाचक के उदाहरण संपन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमने वाक्य देखा, हमने अभी तक देखा वर्ण, शब्द, शब्द रचना, और शब्द रचना में भी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, और अब हमने देखा वाक्य, वाक्य के भेद। अब हम चलते हैं कारक की ओर, कारक की ओर चलते हैं। कारक को मैंने एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से बताया था, जैसे एक ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेहा ने डंडे से इमली को पेड़ से तोड़ा, राधा को कहा, राधा
इमली की चटनी बनाकर बर्तन में रख दो। कारक कहते किसे है, सबसे पहले डिफाइन देखते हैं। अब यहाँ पर आपको रटने जैसी कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए। कारक का मतलब ही हो गया, कारक का मतलब हो गया कारण। क्या कारण है कि वाक्य के अंदर जो भी संज्ञा सर्वनाम आदि पद जुड़े हुए हैं, संज्ञा सर्वनाम आदि पदों का क्रिया के साथ जो संबंध है, क्रिया के साथ जो संबंध है वही कारक कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम, अब यहाँ पर नेहा संज्ञा है, यहाँ इसके साथ क्या विभक्ति चिन्ह जुड़ी हुई है, ने। डंडा संज्ञा है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, से। इमली संज्ञा है, क्या जुड़ा हुआ है, को। पेड़ संज्ञा है, से। राधा को। अब यहाँ पर इमली की, बर्तन में। तो यहाँ पर देखो गोले किए हुए शब्द जो भी है वो कर्ता ने कर्म को करण से, और इन सभी संज्ञा शब्द का तोड़ा इस क्रिया से संबंध है, यहाँ पर रखना इस क्रिया से संबंध है, कहा इस क्रिया से संबंध है। क्रिया से ये किस रूप से संबंधित है? अब देखिए, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और यहाँ पर ये संबोधन। इस प्रकार हिंदी में कुल कितने कारक है? 8। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की, अधिकरण में पर, और 8वां संबोधन। तो हिंदी में 8 कारक माने गए हैं, और वो कौन कौन से हैं? अब जिसके साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, अब मैक्सिमम तो देखो भूतकाल के शब्दों के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगता है, लेकिन अगर ने नहीं भी है तो अगर लेकिन क्रिया को सीधे रूप से जो कर रहा है वो कर्ता कारक ही होएगा। नेहा यहाँ पर कर्ता कारक है। डंडे से, डंडा यहाँ पर साधन है, तो ये यहाँ पर साधन के रूप में है। इमली को तोड़ा, इमली यहाँ पर कर्म कारक है। कर्म वो होता है कर्तुरिप्सितमं कर्म, जो कर्ता को इप्सित है, जो कर्ता इच्छा कर रहा है जिसके लिए। नेहा इमली को तोड़ने की इच्छा कर रही है, तो कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए, मतलब राधा के लिए तोड़ा था, तो राधा यहाँ पर संप्रदान कारक हो गई। और पेड़ से तोड़ा, अब यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है, मैंने बताया था। करण के साथ से है तो वो साधन के रूप में, टूल के रूप में है, और अपदान में अगर से है तो वो अलग होने के अर्थ में है। अलग होने के अर्थ में अपदान कारक होता है। और यहाँ पर पेड़ से तोड़ा, पेड़ से अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर पेड़ में अपदान कारक है। और राधा को कहा, फिर यहाँ पर ये कर्म कारक हो गया राधा। अब यहाँ संबोधन आ गया, तो राधा यहाँ पर संबोधन कारक है। इमली की चटनी बनाओ, इमली की चटनी संबंध है, संबंध में का के की आता है, तो यहाँ पर ये इमली में संबंध कारक है। और बर्तन में रख दो, और अधिकरण में पर होता है विभक्ति चिन्ह, तो यहाँ पर बर्तन में रख दो, ये क्या हो गया? सिंपल रूप से यहाँ पर बर्तन में अधिकरण कारक हो गया। बहुत ही आसान तरीका होता है इस कारक को समझने का। पता नहीं बच्चे किस भ्रम में रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इस आसान तरीके से आप पहले उदाहरण बताओ और फिर नियम बताओ कि इन संज्ञा सर्वनाम आदि पदों का क्रिया के साथ जो संबंध है वही कारक है। ठीक है, कारक का मतलब है रीजन, कारण, किस कारण से ये जुड़े हुए हैं, किस रूप में उनसे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कारक को सिंपल रूप से इसके भेद भी समझे और उदाहरण भी अच्छे से देखा है। तो बच्चों यही तरीका होता है व्याकरण को समझने का। ये व्याकरण की एक तरीके से समवाय विधि भी है, जहाँ पर मैंने एक लिटरेचर का पार्ट बताकर आपको यहाँ पर ग्रामर के नियम बताए हैं। ये समवाय विधि भी कहलाती है और ये आगमन विधि भी हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले उदाहरण बताया है फिर नियम की ओर लेकर गई हूँ। तो इस प्रकार से ये कारक यहाँ पर संपन्न हुए 8 दिन। आगे चलते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है ये सारी कक्षा। अगर आप ध्यान पूर्वक अगर मेरे से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं। मैंने लाइव शेड्यूल की थी, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपके सामने लाइव उपस्थित
हो। अब देखिए यहाँ पर वाक्य पदबंध और उसके बाद में कारक। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी नाम क्या होती है? संज्ञा। कोई भी नाम क्या होती है? संज्ञा। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं निशा इस संज्ञा से अभिहित होती हूँ, ये मार्कर इस संज्ञा से अभिहित है, ये पंखा है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये कमरा है, ये बोर्ड है, ये फोन है। तो इस प्रकार से ये सारी इन वस्तुओं की संज्ञा करती है। और मैंने आपको बताया भी था कि आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण क्लासरूम में दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी वस्तु, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, मोहन, अस्पताल, विद्यालय आदि। ये रटी हुई परिभाषा है, इसका व्यवहारिक उपयोग भी देख लेते हैं। अब देखो, जैसे कि हमने अभी बताया शब्द राम स्पेशल रूप से व्यक्तिवाचक, और जाति में कौन चला जाएगा? जिसने बोल दिया मनुष्य, मानव, नर, इंसान। अभी मैंने बोल दिया पुस्तक, जैसे पुस्तक जातिवाचक, पुस्तक से हर एक पुस्तक का ग्रहण हो रहा है ना। लेकिन हमने बोल दिया यहाँ पर हिंदी की पुस्तक, हिंदी व्याकरण पुस्तक, अलग रूप से इंगित कर दिया, विशेष रूप से। तो जहां पर जो संज्ञा शब्द विशेष रूप से इंगित होते हैं, विशेष रूप से पर्टिकुलर जिसके बारे में कहा जाएगा, वो व्यक्तिवाचक से होगा। और जहां पर सामान्य रूप से बोल दिया, अब यहाँ पर शिक्षक बोल दिया, डॉक्टर बोल दिया, चाहे प्रधानमंत्री बोल दिया, मंत्री बोल दिया, कोई भी बोल दिया, तो वो सब कुछ जाति के अंदर जाएगा। जबकि यहाँ पर हम विशेष रूप से शिक्षक का नाम लेकर हिंदी की शिक्षिका, अध्यापक या फिर गणित के शिक्षक इस तरीके से लिखते हैं। या फिर और मंत्री में भी अगर हम लिखते हैं वित्त मंत्री ये, गृह मंत्री ये, तो वो व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो जाएगा। अब वस्तु के अंदर देखते हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन गंगा, यमुना, जब अलग अलग नदियों का किसी सेंटेंस में वर्णन है तो वो व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। और सीधे रूप से लिख दिया अनेक नदियां बहती है, नदी, पर्वत, पहाड़, तो ये जातिवाचक का कंटेंट है ना। जानवर लिख दिया, है तो संज्ञा ही लेकिन जातिवाचक संज्ञा है। और विशेष रूप से लिख दिया यहाँ पर घोड़ा, घोड़ा में भी, घोड़ा भी देखो जाति ही है। अब इसमें भी अलग अलग तरीके के घोड़े और हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हाथी हो सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिख दिया राठी गाय, गाय भी तो राठी होती है, अलग अलग तरीके की प्रजाति, अलग अलग किस्म की होती है। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक का हो गया कंटेंट। और जातिवाचक में भी फिर समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक के अंदर जहां पर सारे समूह की बात होती हो, जैसे मनुष्यों की भीड़, भीड़ हो गया, है ना, मनुष्य का समूह हो गया। जैसे चाबियों का गुच्छा हो गया, गुच्छा, समूह, भीड़, पूरी सृष्टि, संसार। तो ये क्या हो गया? समूहवाचक का उदाहरण हो गया। और द्रव्यवाचक के अंदर हम जिनको गिन नहीं सकते हैं, जिनको मापा और तोला जा सकता है, जैसे सोना, चांदी आदि हो गए, या फिर दाल, दूध, दही, तेल आदि द्रव्यवाचक के उदाहरण हो सकते हैं, जिनको मापा और तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। तो भाववाचक संज्ञा के अंदर कौन से होंगे? ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी भाव को इंगित करती है, फीलिंग को इंगित करती है। जैसे माँ की ममता, ममता यहाँ पर क्या हो गई? फीलिंग हो गई, है ना। उसी तरीके से सुख का भाव, दुख का भाव, हरियाली, है ना, अंगड़ाई, इस तरीके से जहां पर भी ई और ता, जैसे मानव से शब्द बना, भाववाचक शब्द मानवता, त्व मनुष्यत्व, तात्व, ई प्रत्यय जुड़कर शब्द बनेंगे तो मैक्सिमम रूप से वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा के उदाहरण हमने संज्ञा को समझा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि किसी का भी जो नाम है वो संज्ञा है। अब हम चलते हैं सर्वनाम की ओर। सर्वनाम, सर्व का मतलब सबका नाम, ऐसा नाम जो सबके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो सबके लिए हो रहा है। और वो किस रूप में हो सकता है? जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ कि शेर जंगल में रहता था, शेर रोज शिकार करता था, शेर को
ताजा मांस पसंद था। अब सर्वनाम की परिभाषा से पहले एक उदाहरण यहाँ पर देखिए। शेर जंगल में रहता था, शेर रोज शिकार करता था, शेर को ताजा मांस पसंद था। अब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को भी रोकता है। सर्वनाम शब्द साहित्य को, लिटरेचर को, रचना को और ज्यादा सुंदर भी बनाने का काम करता है। तो सर्वनाम शब्द, अब संज्ञा शब्द क्या है? शेर जंगल में रहता था, यहाँ पर तो ये ठीक है, लेकिन फिर से शेर का जगह हम लिखे वह, शेर रोज शिकार करता था। यहाँ पर इस पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा शब्द शेर की जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वह रोज शिकार करता था। शेर को ताजा मांस पसंद था, इसकी जगह हम लिखे उसको ताजा मांस पसंद था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा क्या हुई सर्वनाम की? संज्ञा की जगह, संज्ञा शब्दों की जगह काम आने वाले या प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे शेर संज्ञा शब्द है, इसकी जगह हमने वह लिखा, शेर को की जगह हमने उसको लिखा, वह, उसको, मैं, तुम्हें। इस तरीके से सर्वनाम के पीछे भेद संपन्न हो सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, इस प्रकार से 6 भेद संपन्न हो सकते हैं। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पुरुष का मतलब हो गया सब्जेक्ट, वो भी 3 तरीके से हो सकता है कि एक तो बोलने वाला, जैसे बोलने वाला क्या हो सकता है? उत्तम। बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष होता है, जिसमें मैं, हम, हमारा। और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में कौन सा हो जाएगा? जो सुनने वाला। उत्तम कौन? बोलने वाला, बोलने वाला। सुनने वाला। मध्यम कौन? सुनने वाला। सुनने वाला कौन? तुम, तुम्हारा, तुम सब, तुम सब। और इसमें भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हो सकता है, जिसके बारे में बात की जा रही हो। बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य पुरुष के अंदर जिसके बारे में बात की जा रही हो, कोई और की बात की जा रही हो। जैसे बोलने वाला, मैं अगर बोलूं कि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ और तुम हिंदी सुन रहे हो, तुम हिंदी पढ़ रहे हो, तो आप सुनने वाले हो गए, तुम यहाँ पर। और मैं कहूँ कि आज वह तो आया ही नहीं कक्षा में, है ना, उसने तो आज पढ़ाई की नहीं, तो अन्य के अंदर आ जाएगा वह, वे सब। और तुम की जगह हम आप रेस्पेक्टफुली भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक भी उत्तम, मध्यम और अन्य के रूप से 3 भेद से संपन्न हो सकते हैं। बोलने वाला पुरुष जो होएगा वो उत्तम पुरुष होएगा, उसमें मैं, हम, हमारा। और सुनने वाला जो होएगा वो मध्यम पुरुष होएगा, जिसमें तुम, तुम्हारा, तुम सब आ जाएंगे। और अन्य पुरुष के अंदर वह, वे सब आ जाएगा। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम का जो भेद होएगा, उसमें निश्चित रूप से कहा जाएगा कि जैसे मैं कहूँ कि यह पेन मेरा है, यह पुस्तक तुम्हारी है, तो यह वह निश्चित रूप से कह दिया जाए यह घर मेरा है, तो वो क्या हो गया? निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक के अंदर संदेह होता है, जैसे यह किसका घर है। और जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए वहां पर प्रश्नवाचक। और जहाँ पर संबंध, और जहाँ पर अनिश्चयवाचक में जैसे कोई बाहर खड़ा है ना, तो यहाँ पर कोई कुछ पानी में गिर गया, वो अनिश्चयवाचक है। कुछ पता नहीं क्या है, निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। इस प्रकार से हमने सर्वनाम के भेद उदाहरण देखा। परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम। और अब हम चलते हैं विशेषण की ओर। अब देखो, संज्ञा शब्द है जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संज्ञा शब्द है। आम, सोना, केक, पेन, आलू, ये सब संज्ञा शब्द है। इसके आगे 5, पीला, हरा, काला, किलो,
ये सब क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, है ना। जैसे देखो यहाँ पर 5 विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष्य। 5 आम, आम की विशेषता 5 आम क्या है? संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची में भी निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार से चल सकते हैं। जिसमें निश्चित दे दिया, आप लिख दिया कुछ आम, है ना, कुछ लिख दिया तो कुछ निश्चित नहीं है तो वो अनिश्चित वाचक। पीला सोना, है ना, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिसमें क्वालिटी, कलर आदि के बारे में विशेषताएं बताते हो। जैसे ईमानदार पुरुष, पुरुष संज्ञा शब्द है और उसका विशेषण क्या है? ईमानदार गुण बताया जा रहा है। खेत क्या है? यहाँ पर संज्ञा शब्द है। हरा खेत गुणवाचक विशेषण हो गया। काला पेन गुणवाचक विशेषण हो गया। किलो आलू परिमाणवाचक, परिमापवाचक या परिमाणवाचक विशेषण हो गया। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। अब जहां पर किसी भी संज्ञा शब्द के आगे माप दे दिया जाए, लीटर, मिलीलीटर, किलो, है ना, तो किलो, यहाँ पर आलू की विशेषता क्या है? किलो। अब यहाँ पर 1 किलो आलू, 1 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, 1 लीटर तेल, कुछ भी हो सकता है। तो जहां पर संज्ञा शब्दों के आगे क्या दे दिया जाए? नाप दे दिया जाए, लीटर, मिलीलीटर आदि में, तो वो परिमाणवाचक हो सकता है। और वो भी निश्चित और अनिश्चित रूप से दो प्रकार के हो सकता है। जहां पर 1, 2, 3, 4 संख्या में निश्चित रूप से दे दिया जाए तो निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जहां पर निश्चय नहीं देकर अनिश्चय हो, जैसे कि कुछ दूध दे दो, कुछ तेल दे दो, तो कुछ दे दिया, कुछ कह दिया, तो वहां जहां निश्चय नहीं है वहां अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाता है। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाएगा और जिससे विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण होता है। और आमतौर पर पूछ लिया जाता है जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की। अब ये विशेषण विशेष्य भी लिंग वचन के अनुसार एक जैसा होता है। जैसा लिंग होता है, लिंग वचन समान होते हैं। अब देखो लिंग वचन समान का मतलब क्या हो गया? अगर बहुवचन में ये विशेष्य पद है तो ये भी क्या होएगा? बहुवचन पद में होएगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं कोवा और यहाँ लिख दिया मैंने कोयल, है ना। अब हम कोवे के लिए क्या लिख रहे हैं? काला कोवा। और कोयल के लिए क्या लिख रहे हैं? काली कोयल। अब हमने लिंग के अनुसार ही विशेषण का भी रूप बदल लिया, काला और काली। पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग विशेषण पद ले लिया हमने और स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग। तो ये लिंग वचन आदि विशेष्य पद के अनुसार ही विशेषण का लिंग वचन आदि रहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। तो ये विशेष बात थी विशेषण की। तो इसके विस्तृत क्लास भी दी गई है। अभी मेरा काम है पूरा हिंदी रिवीजन करवाना आपको एक ही कक्षा के अंदर। अब विशेषण के बाद में क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है। किसी भी कार्य के करने का जो भाव है ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब, कोई भी कार्य के करने का भाव या जिन शब्दों से वाक्य के अंदर जिन शब्दों से कार्य के होने या किए जाने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं, है ना। राम विद्यालय जाता है, जाना यहाँ पर क्रिया है, यहाँ पर जाने की क्रिया से काम संपन्न हो रहा है ना। मोहन पत्र लिखता है, लिखना यहाँ पर क्रिया है, किसी काम को किए जाने या करे जाने का पता चलता है तो वो क्रिया कहलाती है। और जहां पर कर्म कारक हो वो सकर्मक हो, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और जहां पर कर्म कारक नहीं हो वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब कर्म कारक कौन सा? कर्ता ने कर्म को, है ना।
अब देखो शब्द है राम धीरे धीरे पढ़ता है। राम धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर राम धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ना यहाँ पर क्रिया है ना। अब यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ता है मतलब किसी ना किसी को तो पढ़ ही रहा है, तो ये क्या हो गया, सकर्मक का उदाहरण होगा। भले ही यहाँ पर और धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और राम धीरे धीरे पुस्तक को पढ़ता है, चाहे किसी को भी पढ़ो, पत्र को पढ़ता है, लेकिन पढ़ना क्रिया अपने आप में क्या है, सकर्मक है। वही सोना, उड़ना, है ना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं क्या है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सोना, राम सोता है, अकर्मक क्रिया है। उड़ना, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर उड़ना जो क्रिया है वो अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है वो किसी कर्म की विवक्षा नहीं कर रही है, यहाँ पर कर्म की कोई अपेक्षा नहीं कर रही है। मतलब आकाश, पक्षी कर्ता हो गए, आकाश में यहाँ पर अधिकरण है, अधिकरण कारक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं क्रिया है। इस सेंटेंस में कोई भी कर्म नहीं आया है ना। पक्षी आकाश में तेज तेज उड़ रहे हैं, तो वो क्रिया विशेषण है। तो उड़ना जो क्रिया हो गई वो क्या है, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सिंपल रूप से आप अकर्मक क्रिया की मैंने एक एग्जांपल बताया हुआ है, एक मैंने शॉर्ट भी शेयर किया था, जिसमें ऐसी क्रियाओं का कलेक्शन था जो अकर्मक होती है, जैसे उड़ना, सोना, है ना, दौड़ना, चलना। अब देखो अगर हम कहते हैं कि राम साइकिल को चलाता है ना, राम चलता है, केवल चलता है, तो वो अकर्मक क्रिया है, भले ही उसमें काम हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है राम चलता है, ये चलना अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया में कोई कर्म की विवक्षा नहीं है, यहाँ पर कोई भी कर्म कारक नहीं है। अब अगर हम कहते हैं राम साइकिल को चलाता है, तो साइकिल यहाँ पर कर्म कारक है। तो जब यहाँ पर साइकिल को चलाता है आ जाता है, तो यहाँ पर ही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो। सिंपल रूप से जो क्रिया कर्म की विवक्षा रखती है, कर्म की अपेक्षा रख रही है, जिस सेंटेंस में कर्म आ रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वो सारी क्रियाएं क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। और जहां पर कर्म नहीं है, कर्म की क्रिया किसी प्रकार की कर्म कारक की अपेक्षा नहीं रख रही है, वो अकर्मक कार्य होगा, अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया का मतलब ये नहीं है कि कोई क्रिया हो ही नहीं रही, उसका मतलब सिर्फ सोने से नहीं है कि सो गए, कोई क्रिया नहीं है इसलिए वो अकर्मक है। क्यों, उड़ने में भी तो काम हो ही रहा है, चलने में भी तो हो रहा है, लेकिन वो भी अकर्मक क्रिया है जब तक उसमें कोई कर्म की विवक्षा नहीं हो। वहीं अगर हम कहें कि पायलट, है ना, पायलट हवाई जहाज को उड़ा रहा है, तब वहां पर हवाई जहाज कर्म कारक है, तब वहां पर वो सकर्मक क्रिया है। सिर्फ स्वयं रूप से हो रहा है, तब वो अकर्मक ही रहेगा। थोड़ा सा इसको आप अलग अलग विविधीकरण करके देखना इस सेंटेंस को, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिया और क्रिया विशेषण भी हो गया। तो मैक्सिमम रूप से बच्चों यहाँ पर मेरा एक ही काम था कि आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण को सुनिश्चित तरीके से प्रस्तुत करना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों से मिलकर बनता है शब्द, शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य, वाक्य के विभेद, फिर हमने देखा संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, तो यहाँ पर मुख्य रूप से सारी चीजें आपको बताने का प्रयास किया गया है। विशेषण, इन मैक्सिमम जो टॉपिक्स है ना, इसके बाद में अगर हम देखें तो शब्दों के विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, इनका हम एक प्रीवियस एग्जाम में जो भी आए हैं उनका कलेक्शन करके नोट्स बना सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और भी मतलब कंटेंट हो सकता है। इसके बाद में कॉम्प्रहेंशन पार्ट आता है, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश हो गया चाहे तो, और उसमें भी फिर आपकी लेटर राइटिंग हो गया,
पत्र भी दो प्रकार से लिखे जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो ऑफिशियली लेटर्स होते हैं, जैसे विद्यालय के लिए हमने लिखा या किसी नगर पालिका आदि ऑफिस में हमने लिखा, तो वो हुआ औपचारिक। और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। तो पत्र हो गया, कहानी लेखन हो गया। कहानी लेखन आप कंटेंटफुल होइए और वहां पर आपको हिंट दी जाती है, आपको कुछ कीवर्ड्स दिए जाते हैं, उससे आपको कहानी बनानी होती है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ 10th बोर्ड के बच्चों की। तो यहाँ पर देखिए, और इसके अलावा क्या हो सकता है, कहानी लेखन, निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन। तो अभी इन गर्मी की छुट्टियों में आप छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर लिखना शुरू करें और 8-10 टॉपिक ऐसे तैयार कीजिए कि परीक्षा में आपसे कोई भी टॉपिक पूछा जाए तो आप उसके ऊपर कुछ लिख सके। आपके वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास शब्दों का कलेक्शन होना चाहिए वाक्य को फ्रेम करने के लिए। इसके अलावा आप थोड़े कंटेंटफुल रहिए इन सब चीज़ों के लिए। हिंदी व्याकरण को मैं अगर देखूं तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। हम इसमें ही बोलते, उठते, खाते, पीते, सोते अपनी मातृभाषा में ही है, तो इसको समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है और रटने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप बस अपनी समझ विकसित रखिए, सब कुछ आपके लिए संभव है। तो इसके साथ ही आज की इस लाइव क्लास से मैं अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कक्षा पसंद आई हो और भी आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी के लिए धन्यवाद।